हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो बहुत ही खुशी की बात है कि यूनिट नंबर 6 स्टार्ट कर दिए हैं। छात्रों, काफ़ी दिनों से आप लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। पिछले 8 महीनों में आपने देखा कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने फिनिश कर लिया और कहाँ पर अब पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट 1 लगातार आप पिछले 8 मंथ से करंट अफेयर्स की चीज़ें 1 टू 1 करके जितनी भी इम्पोर्टेंट और जो आती हैं उन्हीं को पढ़ाया जाए, क्योंकि ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यानी एनटीए नेट और यूपीएचएससी को फोकस करके जो करंट अफेयर्स होते हैं उन्हीं को केवल यहाँ बनाया जाता है। ठीक है, तो वो आपको अवेलेबल हो गया है, यानी यूनिट 1 नंबर। ठीक है, पिछले 8 मंथ का आपको एक ही सीरीज के अंदर में अवेलेबल है। ठीक है, वीडियो की लिंक में भी वो चीज़ दिया रहता है, तो आप उस पर क्लिक करके 8 महीने के जो है जो करंट अफेयर्स है उनको आप इजिली एक ही जगह पर देख सकते हैं, वो भी केवल वही करंट अफेयर्स जैसा आपकी ये परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरी चीज, यूनिट नंबर सेकंड नंबर की बात करें तो उस पर भी आप लोगों ने जो रिसर्च वाला पार्ट है, टीचिंग वाला पार्ट है, उस पर भी आपने पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट किया। उसके बाद में आईसीटी का पार्ट वो भी रनिंग में है छात्रों। ठीक है, काफी कुछ आपने कवर कर लिया। उसके बाद में यूनिट नंबर 5 नंबर की बात करें तो यूनिट नंबर 5 में आपने जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है उसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा कंप्लीट किया। ठीक है, 25 लेक्चर्स उस पर कंप्लीट हुए। उसके बाद में फिर आपने उसके बहुत सारे टेस्ट और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब निकाल करके आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसके बाद में हिस्ट्री छात्रों, और हिस्ट्री में भी पूरा मतलब जो हिस्ट्री का पार्ट जैसे आता है एंशिएंट मेडुअल मॉडर्न, उसको भी आप लोगों ने, तो अब ये हम लोग यूनिट जो 6 है, लास्ट वाली यूनिट, उधर की ओर जो है अग्रसर हो चुके हैं। तो लास्ट यूनिट में अगर हम लोग बात करें तो इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है छात्रों। ये एक ऐसा पार्ट होता है कि जिसको समझ में आ गया और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, उसके एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं जानते, बशर्ते कि आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ना होता है छात्रों। ठीक है, बहुत सतही या बहुत उस तरीके से क्वेश्चन पढ़ लेने पर क्या होता है कि कभी कभी कोई ना कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब पेपर आते हैं तो उसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे लगता है कि पीसीएस वगैरह के जो पेपर पूछे जाते हैं उस तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है। आपने देखा होगा इन क्वेश्चनों का जो लिस्ट है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप नॉर्मली पढ़ लें तो फैक्चुअल बेस आते हैं थोड़े से, मतलब जो है कंपैरेटिव स्टडी करने के साथ में, तो आप इजीली उन क्वेश्चनों को आप कर भी सकते हैं। तो आज हम उसी लेक्चर के यूनिट नंबर 6 का जो है लेक्चर 1 शूट कर रहे हैं। और आप देखिए कि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने की शुरू करते हैं तो मैंने स्ट्रेटजी बताई थी कि भाई ज्योग्राफी पहले पहले पढ़िए, क्योंकि पता तो चले कि कहाँ पे कौन से देश हैं, इंडिया में कौन सा स्टेट, कहाँ पे कौन सी चीजें माइन वगैरह है। फिर उसके बाद में हिस्ट्री पढ़िए, पूरा इतिहास। ठीक है, और जब हिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो हिस्ट्री के समापन में ही मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी, जैसे तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की जब बात होती है, ठीक है ना, संविधान सभा कैसे कैसे बनी, कब से उसकी मांग हुई, इन सब चीजों पर हम लोगों ने चर्चा किया। तो आज हम उसको पॉलिटी के प्रोस्पेक्ट में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को देखेंगे। तो बहुत ही पैसेंस के साथ में, अगर छात्रों, मैं ये नहीं कहता कि मतलब आपको यही इतना पढ़ना चाहिए, लेकिन हाँ ये इतना जरूर कहता हूँ कि अगर आप इतना पढ़ लिए हैं तो आपके लिए बहुत पर्याप्त होगा और आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का आज हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट 2 जो है कल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। संवैधानिक विकास प्रमुख रूप से हम लोग मतलब 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पूरा विकास जो हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, कैसे हुआ है? एक तो कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के अंदर में आई हुई थी, उसके अधीन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए, यानी 1773। ठीक है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो 1600 ईस्वी में राजलेख मिला हुआ था, ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और तब से लेकर के और 1858 तक के पहले, यानी 1857 तक इसको मान लें। ठीक है छात्रों, 1857 तक, तो इसको अपडेट करके हमने कह दिया कि 1600 से लेकर के और 1857 तक का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड होगा वो बेसिकली क्या है कि कंपनी के अधीन जो डेवलपमेंट था उससे संबंधित था। और दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटिश शासन के अधीन, जब ब्रिटिश शासन आ गया, यानी कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो उसके बाद मैंने बताया था कि 1858 में जो है जब भारत शासन अधिनियम 1858 बना, तो उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन के अधीन फिर जो है संवैधानिक विकास हुआ, और ये चलता है 1947 तक। लेकिन 1947 तक चलता तो है छात्रों, लेकिन उसके पहले ही एक कार्य और भी हो जाता है जिसको हम कहते हैं संविधान सभा। फाइनली संविधान सभा और संविधान का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है, और ये स्टार्ट होता है 1946 से लेकर के 1950 के मध्य में, यानी 1946 से 1950, यानी
26 जनवरी 1950 तक का जो टाइम पीरियड है, ये संविधान सभा ने किया, संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो 3 चरणों में करना है। आज इसके हम लोग पहले चरण को पढ़ लेते हैं कि कंपनी के अधीन क्या-क्या डेवलपमेंट हुआ, और थोड़ा-सा आउटलाइन जान लेंगे कि ओवरऑल क्या हुआ। क्योंकि जब हम आउटलाइन जान लेते हैं तो आसान हो जाता है हमको समझना। तो कंपनी के अधीन जो संवैधानिक विकास हुआ छात्रों, उसमें 1600 ईस्वी का जो राजलेख आया हुआ था, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर 1726 का जो राजलेख आया, यानी 2 राजलेख आपके पास में आए हुए हैं, ठीक है। 1600 ईस्वी का राजलेख, उसके बाद में 1726 का। इसके बाद जो सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन आता है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिस पे क्वेश्चन कोई ना कोई बनता है। तो ज्यादातर लोग भाई बंधु वो यही करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिए। भाई जब आप कंपनी के अधीन डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो जब कंपनी की फॉर्मेशन हुई, जिस उद्देश्य है, तो आप उसको लेकर के चलना शुरू करें, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, देन उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784, ठीक है, इसको इंप्रूव कर लेंगे। 1784 का जो है छात्रों, ये पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। उसके बाद में फिर जो है चार्टर एक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो 3 चार्टर एक्ट 1793 का और 1833 का, और उसके बाद में चार्टर एक्ट बनता है 1853 का, यानी 1793, 1835 और 1853। ये 3 चार्टर एक्ट कंटिन्यू 1 to 1 करके बनते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट है, इसको आपको जो है क्या करना है, यही आज आपको फोकस करना है। तो आप देखेंगे इसको कि किन किन एक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीजें और कैसे क्रमिक रूप से विकास होता गया, ठीक है। यानी कि इसको हम हिस्टोरिकल वे में अगर थोड़ा सा अगर यहाँ पर पढ़ें तो बहुत ही आसानी से आपको लर्न हो जाएगा। तो आज मैं हिस्टोरिकल वे में इनको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक दूसरा जो पार्ट आपका दिया हुआ था कि ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक, कि अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1853 का जो चार्टर एक्ट हुआ, उसके बाद में 1857 में रिवोल्ट हो गया था, ठीक है। और रिवोल्ट के बाद में ये लगा कि बगावत हो चुकी है, और भारत के लोग कहीं ना कहीं ये खुद ही चाह रहे थे कि हम कंपनी के अधीन जो शासन है उसको नहीं, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा, तो हम जो ब्रिटिश क्राउन है उसके अधीन रहना चाहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो मंशा निकल करके आती है, थोड़ी सी स्वतंत्रता की बू यहाँ से शुरू होती है, और कुछ लोग तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहना चाह रहे थे। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ होने की वजह से फिर क्राउन ने क्या किया, ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश शासन के अधीन क्या हुआ, संवैधानिक विकास आरंभ होता है, ठीक है। और जब यहाँ से स्टार्ट होता तो उसमें सबसे पहले उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो भारत शासन अधिनियम है, वो 1858 लागू होता है, यानी भारत शासन अधिनियम 1858 सबसे पहले लागू होता। क्यों लागू किया गया, क्यों डायरेक्ट इन्वॉल्व होना पड़ा क्राउन को, ब्रिटेन की, इंग्लैंड को, क्योंकि ये इतनी बनी बनाई मार्केट जो इतने सालों से चल रही थी, 1600 से कहानी शुरू हुई थी और 1853 का, ठीक है। तो 1600 फिर पूरे 1700 पूरे 1800, यानी 250 साल का जो इतिहास एकदम लेकर चल रहे थे, अच्छे से चीजें चल रही थी, ठीक है। गंगा के तटों से निचोड़ करके, है ना, यहाँ से सक करके, और जो टेम्स के तटों पर निचोड़ा जा रहा था, ठीक है, यहाँ से सोख करके वहां पर निचोड़ा जा रहा था, उसको ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि हम इसको छोड़ के चले जाएं, ठीक है। तो उन्होंने और ज्यादा बढ़िया व्यवस्था बनाना शुरू किया, और इसके लिए सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1858 लागू किया गया। क्योंकि जब कंपनी के अधीन कार्य हो रहा था तो कंपनी में जिन लोग भर्ती होते तो वो आते थे और सीधा मतलब एक प्रकार से लूट मार करके चले जाते थे, वापस वो कभी आते नहीं थे। इवन यहाँ तक कि छात्रों ये भी था कि जब वो एक कंपनी में कोई भर्ती होकर के आता था, वहां जाता था, तो उसको हे दृष्टि से भी लोग देखते थे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि तमाम लोग तमाम जगहों पर चले जाते हैं कार्य करने के लिए, और पता नहीं वहां पर क्या क्या कार्य करते हैं, ठीक है। कोई भेड़ बकरी चरा करके भी अच्छा पैसा कमा ले रहा है, मान लीजिए खाड़ी देश में चला गया। लेकिन जब वो अपने भारत के अंदर में आता है तो उसको हम लोग बहुत अच्छा नहीं मानते कि उन्हें बहुत ज्यादा, लेकिन अगर भारत के अंदर में रह करके ही किसी बड़ी कंपनी को ओपन कर दिया, पैसे रुपए कमा लिया, तो वहां पर इसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा होती। सेम इसी तरीके से वहां पर भी था, ठीक है। तो चूंकि जब ये रेपुटेशन था ही, तो वो लोग भी आते थे और हाई लेवल एक्सप्लॉयटेशन करते थे, निश्चित रूप से ऐसा हो रहा था। तो यहाँ जब प्रक्रिया होती है, जब ब्रिटिश क्राउन ने, तो चूंकि वहां पर शासन क्या है कि उसको धीरे धीरे करके वो एक उपनिवेशवाद की स्थापना का यहाँ पर जो है ऑस्पेक्ट बन जाता है, इसलिए वहां पर थोड़े से रेगुलेशन अच्छे हो जाते हैं और उनको एक सिस्टमेटिक वे से कंट्रोल करने की कोशिश की जाने लगती है। तो उसी क्रम में भारत सरकार अधिनियम 1858 आएगा, ठीक है। उसके बाद में भारत परिषद जो इंडियन काउंसिल एक्ट आ जाता है 1861 1861 का, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ये देखिए पार्लियामेंटो वाला मैंने आपको पढ़ाया था, अच्छे से बताया था, सब कुछ डिटेल में बताया, ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम 1929 आ जाता है, ठीक है, 1919, जिसको हम
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत भी कहते थे। इस पे भी मैंने डिटेल में हिस्ट्री के अंदर में चर्चा हो गई। देखिए अब हिस्ट्री पढ़ने के बाद अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो कैसा फीलिंग हो रहा है, मतलब लगने लगा है कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमने सुनी है, पढ़ी हैं, और जब अब दोबारा आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 जो वर्तमान में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, उसका 2/3 भाग तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाए। हिस्ट्री में मैंने बताया था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, अगस्त प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसके बाद में क्रिप्स मिशन को भेजा जाता है। ठीक है, फिर बेबेल योजना आती है, ठीक है, शिमला प्लान होता है, कैबिनेट मिशन आ जाता है, ठीक है, और फाइनली फिर माउंटबेटन योजना आती है और 3 जून 1947 को जो है, और फिर फाइनली भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है पारित किया जाता है। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर में। तो ये एक छोटा सा मतलब एक क्रम बना हुआ था किस तरीके से जो ब्रिटिश कंपनी के अधीन, जो ब्रिटिश शासन के अधीन, यहाँ कंपनी के अधीन की जगह पर ब्रिटिश शासन के अधीन ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट किया गया। लेकिन इस दौरान जब 1946 का समय आ जाता है, यानी कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर एक और भी सभा का गठन, यानी भारत के अंदर में संविधान सभा का गठन हो गया और संविधान का निर्माण आरंभ हो गया था। ठीक है, तब उसमें जो संविधान सभा ने बनी तो उसमें किस किस प्रकार की समितियां बनी, कौन कौन सी समितियां हैं। ठीक है, तो संविधान सभा क्या है, संविधान सभा की मांग क्या रखी गई, संविधान सभा के जो गठन से संबंधित, और संविधान सभा की विभिन्न समितियां, उसके कौन अध्यक्ष रहे, क्या काम था, इस पर हमेशा क्वेश्चन कोई ना कोई बन जाता है। जैसे प्रारूप समिति हो गया, झंडा समिति हो गया, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, या मूल अधिकार समिति हो गया, ऐसा करके क्वेश्चन यहाँ पर बनता है छात्रों। तो ये आप पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, तो अब आप समझ गए होंगे कि कोई ना कोई क्वेश्चन आप पक्का मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, केवल 30 क्वेश्चन के अंदर में 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस 2 लेक्चरों में आना है। ठीक है, तो एक लेक्चर आज हम लोग इस पर सॉल्व करने वाले हैं, उसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो बात होती है यहाँ पर 1600 ईस्वी का राजलेख। ठीक है, तो 1600 ईस्वी का जब राजलेख यानी कंपनी की स्थापना होती है, तो एक सवाल हिस्ट्री में मैंने पूछा हुआ था, आप लोगों को याद होगा कि ब्रिटिश जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत के अंदर में जो मुगल बादशाह था वो कौन था। ठीक है, तो अकबर। ठीक है, क्योंकि 1605 तक का टाइम पीरियड अकबर का था, इसलिए ध्यान रखिएगा 1600 ईस्वी का जब राजलेख वहां पर, और ये ब्रिटेन के अंदर में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो क्या राजलेख, वहां से क्या चीजें सुविधा मिली कि जाइए भाई करिए। मुख्य उद्देश्य क्या था कि कंपनी का व्यापार, ना कि संवैधानिक विकास, यानी ये इस दौरान ये था कि जो कंपनी वहां से आई हुई थी, ठीक है, उसको व्यापार करने का फरमान मिला हुआ था कि जाइए पूर्वी देशों में व्यापार करो। कितने वर्षों का था, 15 वर्षों का, ये भी हिस्ट्री के अंदर में हो चुका है। और पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार तथा कंपनी के समस्त प्रबंध शक्ति जो है वो गवर्नर तथा उसके 24 सदस्यों की एक परिषद में निहित कर दिया गया था। अर्थात कंपनी का गवर्नर एक बना दिया गया था, 24 मेंबर्स का एक काउंसिल बनी हुई थी, और सभी प्रकार के अधिकार कि आप लोग जाएं और इस तरीके से करें, हम बैकअप सपोर्ट में रखे हैं। ठीक है, तो इनका ये सबसे पहले 1600 ईस्वी का राजलेख इस तरीके से हुआ। इसके बाद में आ जाता है छात्रों 1726 का, यानी 1726 का जो राजलेख आता है, यानी 1600 के बाद में 125 साल बीत गए तो 126 साल के बाद यानी 1726 का राजलेख आता है। इसमें इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के स्थान पर, यानी वहां पर एक डायरेक्टर बोर्ड बना हुआ करता था, वो डायरेक्शन देता था, और निर्देशक बोर्ड के स्थान पर तीनों प्रेसिडेंसियों, जो भारत के अंदर में 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इन प्रेसिडेंसियों में राज्यपाल यानी गवर्नर बनने लगा। ठीक है, तो राज्यपाल यानी गवर्नर, ठीक है, और उसके परिषद को विधि बनाने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि पहली बार ये जो गवर्नर की बात आती है छात्रों, ठीक है, गवर्नर एंड उसकी काउंसिल, ठीक है, उसकी काउंसिल, काउंसिल यानी परिषद। ठीक है, तो गवर्नर और काउंसिल परिषद की बात जब होती है तो वो कब होती है, 1726। तो ये याद रख सकते हैं क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के अधीन गवर्नर और उसकी परिषद की स्थापना फर्स्ट टाइम किस अधिनियम के तहत की गई है या किस नियम के तहत की गई, तो 1726 के राजलेख के थ्रू। यानी अभी तक ये था कि अभी तक निदेशक बोर्ड हुआ करता था इंग्लैंड के अंदर में, वहीं पर निदेशक डायरेक्टर बोर्ड था और वही डायरेक्शन देता था, वही कानून बनाता था, क्या व्यापार करना है, कैसे करना है, कितना करना है, वो सब। अब ये हुआ कि जाइए, और वहीं भारत के अंदर में तीनों प्रेसिडेंसियां जो बनी हुई थी, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, उसी प्रेसिडेंसी के अंदर में गवर्नर और उसकी काउंसिल को विधि कानून बनाने का अधिकार मिल गया। तो फर्स्ट टाइम गवर्नर और उसकी काउंसिल को भारत की धरती पर तीनों प्रेसिडेंसियों में अधिकार बनाने का जो
फरमान जारी हुआ था वो कब जारी हुआ था? 1726 के राजलेख के थ्रू। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा बन गया। अब हम लोग चलते हैं 1773 यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये बहुत आवश्यक है, ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है छात्रों, ये 1772 में क्या हुआ था? 1772 में एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उनके द्वारा एक गुप्त समिति बनाई गई थी। ठीक है, और उसी गुप्त समिति की अनुशंसा पर भारत में पहली बार एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत की गई। ठीक है, तो अगर ये बात की जाए कि पहली बार भारत को रेगुलेट करने के लिए सुनिश्चित शासन की, यानी उसका कानून वगैरह सब सिस्टम बढ़िया से बने, तो कब, किसके समय में की गई? लॉर्ड नॉर्थ के शासन काल में की गई, जब उस समय प्रधानमंत्री थे। 1772 में एक गुप्त समिति बनी हुई थी, उसी की अनुशंसा के आधार पर 1773 में रेगुलेटिंग। तो अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन सपोज करिए हिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तो बहुत फेमस है, इसके जो प्रावधान है बार बार पूछे गए। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड नॉर्थ, क्योंकि यहां से होता है भारत में पहली बार एक सुनिश्चित या व्यवस्थित जो शासन पद्धति की शुरुआत कहां से होती है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो आप इंपॉर्टेंट, अब आप समझ रहे होंगे कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी चीज यहां पर हुआ क्या कि जो बंगाल के गवर्नर थे, अभी तक जो तीनों प्रेसिडेंसियों में गवर्नर बंगाल, मद्रास और ये, तो जो बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये यहां याद रखना है कि भारत, जो बंगाल का गवर्नर था वो क्या बन गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया कि ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। और वो जो भारत का बना वो वॉरेन हेस्टिंग बन गया। ठीक है, तो गवर्नर जनरल बन गया छात्रों, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का क्या, इसको बंगाल का ही गवर्नर जनरल। ठीक है, ये याद रखिए, भारत का ना होकर के छात्रों ये बंगाल का ही। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो बंगाल का जो अभी तक गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी भारत के अन्य प्रेसिडेंसी उनको भी ये कैच करना शुरू कर दिया, यानी वॉरेन हेस्टिंग। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग बनता है। और क्या होता है कि गवर्नर जनरल को परामर्श के लिए, कि उसको कोई एडवाइस देना है, 4 सदस्यीय भारतीय परिषद का भी उद्भव किया गया है। यानी भारतीय परिषद, इंडियन काउंसिल की स्थापना पहली बार की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, किसके हेल्प के लिए, किसके एडवाइस के लिए? गवर्नर जनरल के लिए। ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल बन चुका है पहली बार, वॉरेन हेस्टिंग। और एक काम इसी में होता है कि 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की जाती है। तो बंगाल के अंदर में छात्रों एक उच्चतम अपेक्स न्यायालय, ठीक है, ये अपेक्स न्यायालय लिख करके आता है, सुप्रीम कोर्ट की जगह पर अपेक्स न्यायालय लिख करके आता है। तो एक अपेक्स न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना बंगाल में की जाती है 1774। ठीक है, यानी वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही होता है ये कार्य। ठीक है, और प्रथम जो उसके मुख्य न्यायाधीश थे, यही पूछा जाता है, वो थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है, तो एलिजा इम्पे ये कौन थे? जो बंगाल के प्रथम उच्चतम न्यायालय था उसके मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये क्लियर रखिएगा, क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है। देखिए, जो आसान टाइप के क्वेश्चन उनको तो बिल्कुल रट के रखना है, लेकिन जहां जहां टेक्निकल है, नए क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको तलाश करके बता रहा हूँ, उस पर कोशिश कर रहा हूँ। और इस एक्ट के जरिए क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद का भारतीय शासन में सीधा हस्तक्षेप एवं नियंत्रण प्रारंभ हुआ। तो ये क्वेश्चन यही पूछा जाता कि वह कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा ब्रिटिश सांसद, यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसका डायरेक्ट हस्तक्षेप, ठीक है, जो डायरेक्ट इंटरफियर और कंट्रोल आरंभ होता है, वो रेगुलेटिंग, कंट्रोल, रेगुलेटिंग, इसी से याद रखिए, डायरेक्ट हस्तक्षेप और नियंत्रण करना शुरू कर दी वहां से बैठ करके ब्रिटिश पार्लियामेंट, और वो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, 1773। आप ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि किस एक्ट के जरिए ब्रिटिश संसद भारतीय प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप पहली बार आरंभ किया। तो पहली बार हस्तक्षेप और नियंत्रण जो आरंभ किया वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, डायरेक्ट यहाँ पर शुरू कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ? 1784 का 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? कि जो ब्रिटिश संसद का कंपनी के ऊपर नियंत्रण, चूंकि यहाँ पर कंपनी चल रही थी,
ठीक है। और कंपनी के ऊपर पहली बार नियंत्रण डायरेक्ट करना शुरू कब किया, वो 1773। लेकिन अभी भी कुछ चीजें नियंत्रण में नहीं थी और उस नियंत्रण को और ज्यादा बढ़ाना, यानी ब्रिटिश संसद का कंपनी के ऊपर और नियंत्रण बढ़ाने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। और इसमें क्या हुआ कि कंपनी का जो राजनीतिक कार्य था और व्यापारिक कार्य, कंपनी के पास में राजनीतिक कार्य था कि यहाँ का प्रशासन को अपने पास में रखना, यानी जनता के जनता के ऊपर शासन करने और व्यापार करना, ठीक है, व्यापार करके यहाँ से जो है चीजों को ले जाना। तो राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। यही क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, ठीक है। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है कि पहली बार कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक कब किया गया। यानी इसी क्वेश्चन को दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि भारत में पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई। तो यहीं से होती है 1784 का जब पिट्स इंडिया एक्ट आता है, तो यहीं से देखा जाए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी राजनीतिक कार्यों को कौन कंट्रोल करता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण मंडल, और व्यापारिक कार्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल। तो भाई कार्य को निदेशक मंडल और राजनीतिक कार्य को बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो आप इसको लर्न करके रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ एक बार, तो उस पर लोगों ने गलत किया क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब हो गया पॉलिटिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करना, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब ये हो गया कि जो व्यापारिक कार्य है, ठीक है, जो ट्रेड वाले वर्क हैं उनको कंट्रोल करना, ठीक है। और इस तरीके से क्या हुआ इस प्रोसेस के थ्रू कि ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश की मान्यता मिल गई कि जो जहां जहां पर जो ब्रिटिश अधिकार यानी भारत का जब मैप बना तो उसमें कहां कहां पर ब्रिटिश शासन चल रहा है, ठीक है, अब वो ब्रिटिश अधिकृत यानी उस वाले भूभाग को वो ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश की संज्ञा प्रदान करना शुरू हो गया। और एक छोटा सा कार्य यहाँ पर किया, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नर था, ठीक है, उसकी थोड़ी सी शक्ति बढ़ाने के लिए क्या कर दिया गया कि जो गवर्नर जनरल की परिषद बनी हुई थी जो 4 मेंबर वाली, उसको घटा करके 3 कर दिया गया। क्यों कर दिया गया अब आप समझिए, जैसे 4 मेंबर बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर गवर्नर है, तो इसमें से अगर 3 लोग एक साथ में हो गए तो ये 2 ही रह गए, तो इसकी बात कट सकती थी। लेकिन जब केवल 3 लोग बचेंगे छात्रों 1 2 3 और यहाँ पर गवर्नर जनरल, तो इसके साथ में क्या होगा कि अगर 2 अगर इसके साथ में हो जाते हैं तो इसके साथ में भी 2 हैं, तो फाइनली फिर ये क्या है इसकी मतलब इसकी बात को माना जाएगा। या 2 इधर हैं और ये इधर है, मान लीजिए इकलौता है, तो जिधर गवर्नर हो जाएगा वो उसको विजित माना जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर के ये है कि जो गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ाया गया, ठीक है, उसकी पावर को बढ़ाने के उद्देश्य से कि काउंसिल पर गवर्नर जनरल सीधा उसी व्यक्ति को बैठाया जाए ब्रिटिश सांसद से जो पूरी होल्ड करे और बात को वहां से माने। तो ये आता है, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था, ठीक है, कि जो गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या को 4 से 3 घटा करके किस एक्ट के तहत किया गया, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। छात्रों ये सब पढ़ते हुए चलेंगे, लेकिन जो ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आप में से मुझे पता है कि लोगों के पास में टाइम नहीं है आज की डेट में छात्रों, तो ये बताता हूँ, सुन भी लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर वही है कि कौन इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए, दिमाग लगाए। तो छात्रों ये कार्य भी अपने यहाँ होता है, ठीक है, हम सब लोग क्या करते हैं इस पूरे क्वेश्चन का फॉर्मेट बना देते हैं, यानी आपको पढ़ाया फिर इसी से जो मैं बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो निकाल करके रखा जाता है, और फिर उस क्वेश्चन को क्या है आपको संडे को दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपने पढ़ा, बस ये है कि ईमानदारी इतनी होनी चाहिए, पता लगा आपने डायरेक्ट ही लेक्चर ओपन किया उसके बाद में करते चले गए तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यह है कि अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया और एक अच्छा सा नोट अपने तरीके से शॉर्टकट में बना लिया, देखिए हमको पढ़ाना रहता है, अच्छे से समझाना रहता है, याद कराना रहता है, तो हम थोड़ा सा डिटेल्ड में लिखने की पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप इसको चाहेंगे तो समराइज फॉर्म में कर लेंगे और इसका पूरा निचोड़ हम उस अपने टेस्ट सीरीज के अंदर में निकाल करके रख उसको सॉल्व करिए। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली रिवीजन हो जाएगा। हाँ, लेक्चर पढ़ने का फायदा निश्चित रूप से होता है छात्रों, क्योंकि क्वेश्चन अगर कभी घुमा के पूछे जाते हैं तो आप बिना लेक्चर पढ़े हुए नहीं कर सकते। वो बात जरूर है कि काफी हद तक हेल्प करता है, टेस्ट सीरीज बिल्कुल हेल्प करता है, लेकिन लेक्चर सुन लेने से फिर क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल बूस्टअप हो जाता है, क्योंकि वो पूरी अपने आप में एक सप्लीमेंट का काम करता है। आइए देखिए हम लोग देखते हैं कि चार्टर एक्ट जो 1813 है, ठीक है, अब चार्टर एक्ट यहाँ से बनना शुरू हो गया, ठीक है, तो 1813 का सबसे पहले चार्टर एक्ट बनता है। और भारत में जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, व्यापारिक एकाधिकार का मतलब
ब्रिटेन से कोई भी व्यक्ति अगर व्यापार करना चाह रहा है तो उसको किसके अंतर्गत आना होगा, कंपनी के। पूरा का पूरा अधिकार उस कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसी को था कि आप जाइए, कोई भी आदमी हो व्यापारी करना चाहता कंपनी के अंदर में भर्ती दिए, कंपनी के नियम के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, उसी सिस्टम से ये व्यापारिक अधिकार समाप्त, यानी अब और लोग वहां से भर्ती के लिए निकल सकते थे। लेकिन एक चीज कहा गया कि कंपनी में जो चाय का व्यापार था, ठीक है, और जो चीन के साथ में यहाँ पर व्यापार चल रहा था, इस पर अभी भी कंपनी का अधिकार बना हुआ था, ठीक है। तो ये पूछा जाए कि चाय और चीन को छोड़ करके अगर कंपनी के व्यापारिक अधिकार को, जो एकाधिकार था, उसको समाप्त कब किया गया, तो 1813। लेकिन अब फिर दोबारा अगर पूछा जाए कि कब कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, तो इसके आगे वाला एक्ट हो जाएगा, यानी 1833 का, ठीक है, तो आगे आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना है। अभी चाय का व्यापार, पूरा चाय का, और चीन के साथ में व्यापार, ठीक है, क्योंकि हम पूर्वी देश की बात करते हैं छात्रों, तो ये चीन भी अब इसी में आता है, ठीक है। तो चीन हो गया, जापान हो गया, या मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, बर्मा, म्यांमार, पाकिस्तान, ये सब पहले तो ये सब एक में ही थे, तो इनको सबको जो है मिला करके ये पूर्वी देश इधर कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चाय और चीन के साथ व्यापार जो था उस पर अधिकार, इनको एकाधिकार बना हुआ था। लेकिन अन्य चीजों के व्यापार, मतलब मसाले वगैरह का, मेन तो मसाले के लिए व्यापार, तो अब वो मसाले के व्यापार का जो एकाधिकार था कंपनी के पास में, वो कहीं ना कहीं समाप्त है। कौन सा एक्ट आ गया, 1813 का, चार्टर एक्ट 1813। एक काम और भी इसमें कुछ होता है, उसको भी ध्यान दे लें कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक का प्रावधान सुनिश्चित किया गया। जब भी हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं, भारत में शिक्षा के विकास की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है छात्रों, ये लगातार पूछा जाता है। तो चार्टर एक्ट 1813, केवल 1813 ही चार्टर एक्ट था कि पहली बार 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय। क्यों ऐसा सोचिए कि ऐसा क्यों उन्होंने किया होगा, क्या जरूरत पड़ गई कि 1 लाख रुपए वार्षिक जो है यहाँ पर प्रावधान, चूंकि टैक्सेस तो यहाँ से ले ही रहे थे, लेकिन देने के नाते, चूंकि भारत में अपनी संख्या को कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी, मतलब मोटे मोटे भाषा में कह लीजिए कुछ ऐसे सुपरवाइजर की जरूरत थी छात्रों, जो पढ़े लिखे हों और थोड़ी बहुत आंग्ल भाषा समझ जाते हो, कमांडिंग समझ जाते हो, ताकि वो क्या करें, यहाँ पर सुपरवाइजिंग कर सकें और लोगों से काम करा सकें, ठीक है। तो इसीलिए उनको शिक्षित करने की जरूरत थी, ट्रेंड करने की जरूरत थी, इसीलिए भारतीयों की शिक्षा पर, यानी अब और शिकंजा कसने के लिए उन्होंने कहा यही भारतीय लोगों में से कुछ ऐसा है, मतलब जो है कुछ ऐसे लोग बना दिए जाए कि वो सब अपना कार्य देखें और उनको थोड़ा बहुत जो है उसके बदले आमदनी, क्योंकि एक एक आदमी इंग्लैंड से तो नहीं आ सकता है, निश्चित आदमी ही आते थे, ठीक है, लगभग 10,000 की संख्या हो करके, और ये पूरा काम हो रहा था छात्रों, अब आप समझ लीजिए, ठीक है। तो भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक तय का प्रावधान किया गया, वो हो गया 1813। और साथ ही साथ में ये कि ये जो लोग पढ़ लिख ले रहे हैं, जिनको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आ जाए, तो सबसे पहले बाइबल पढ़ा दो, ठीक है, कि उनको जो है इस तरीके से कि ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार प्रसार का भी, कि अगर भाई आप ये सब करते हैं तो आपको और सब सुविधाएं मिलेंगी, अब आप जान लीजिए कि बिल्कुल। तो ये लालच का भी काम शुरू हुआ। तो पहली बार ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति कब दी गई, क्वेश्चन अगर हिस्टोरिकल क्वेश्चन बने तो चार्टर एक्ट 1813, पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक, तो 1813 का चार्टर। ये हिस्ट्री में भी मैंने पढ़ा है यहाँ भी, तो अब थोड़ा थोड़ा लगने लगा, आप जाकर के हिस्ट्री वाला नोट रिवीजन करिए तो आपको ये सब पूरा समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद में फिर क्या है कि ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति से, यानी ब्रिटिश क्राउन यानी जो संसद है वहां पर बनी, और वहां के राजा रानी, और उनकी क्राउन की स्वीकृति से क्या हुआ, कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों और प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का, यानी कंपनी को अब यह कह दिया कि भाई आप लोगों को जरूरत पड़े तो गवर्नर जनरल अपना नया नियुक्त कर लीजिए, कुछ गवर्नर अलग अलग प्रेसिडेंसियों के लिए अलग अलग कर सकते हैं, पूरे भारत वर्ष के लिए गवर्नर जनरल बना सकते हैं, और साथ ही साथ में कुछ प्रधान सेनापति, यानी कहीं बगावत अगावत हो तो प्रधान सेनापति की भी नियुक्त कर सकते हैं, यानी कंपनी ये सब अधिकार दे दिया गया कि आप अच्छे से कार्य करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चल करके क्या होता है कि चार्टर एक्ट 1833 यानी 1833 20 साल बाद जैसे ही बीता, और उनकी भूख बढ़ गई कि नहीं भाई अब ये शिकंजा, ये तो बहुत मतलब एक कह लीजिए मालदार जगह है, जहां से तो सब चीजें केवल जो है आ ही रही हैं, ठीक है। और ऐसे में क्या गया कि भारत में सरकार का वित्तीय और विधायी और साथ साथ में प्रशासनिक केंद्रीयकरण पर का प्रयास किया गया, यानी एक ऐसा काम कि जो व्यक्ति यहाँ पर, यानी कंपनी जो आई है वो फिनेंशियल पूरा, साथ ही साथ में किस प्रकार के कानून बने, और साथ ही साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब पूरा काम ये सेंट्रलाइज करने का काम किया गया।
यानी इसको सेंट्रलाइज करने का काम, केंद्रीयकृत करने का काम यहाँ से किया गया। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1833 में कंपनी को ये सब अधिकार की, वित्त भी देखो, विधायी भी देखो, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखो। और इसके लिए हुआ क्या कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया छात्रों, भारत का गवर्नर जनरल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो छात्रों ये आपको अब याद आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ था, एक तो बंगाल का प्रथम गवर्नर की जब बात की जाएगी तो आपको याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव था जो बंगाल का प्रथम गवर्नर बनता है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बताया था, उसमें बताया था कि बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। और कौन बना था, वारेन हेस्टिंग। ये भी बात हो चुकी। अब तीसरी बात कि बंगाल का प्रथम जो गवर्नर जनरल था अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल पहली बार भारत का गवर्नर जनरल बना, किस एक्ट के थ्रू, 1833 के चार्टर एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1833 का जो चार्टर एक्ट पढ़ रहे हैं इसी के तहत बना। और कौन बना, विलियम बेंटिक। ठीक है, तो विलियम बेंटिक बहुत सारे कार्यों के लिए जाना जाता है। तो विलियम बेंटिक महोदय ये क्या थे, इनको जो है भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। यही चीज आपको लर्न करना, छोटी छोटी चीजें लर्न करके रखना है। अब इसी में छात्रों, अब ये तो हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था कि भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था और उसी को चूंकि वायसराय बना दिया गया था। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी है, ये सब आप जानते हैं। आगे चल करके जो भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है तब उस समय ये कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें अगला जो आ जाता है कि सपरिषद, यानी परिषद के साथ में जो गवर्नर जनरल बना, ठीक है, जैसे विलियम बेंटिक बना तो परिषद के साथ में, अपनी काउंसिलिंग के साथ में जो 3 लोगों की मेंबर उसके पास हुआ करता था, उस पारित कानूनों को अब विनिमय, ठीक है, विनियम की जगह पर, कि वो विनियम नहीं है, ठीक है, रेगुलेशन नहीं है, उसकी जगह अधिनियम कहा जाने लगा। तो पहली बार विनियमन को, विनियमन जो था इसको विनियमन, रेगुलेशन, विनियमन को अधिनियम कब कहा गया। अगर ये पूछा जाए कि पहली बार भारत के संदर्भ में कानूनों को विनियमन, भारत के संबंध में जनरल द्वारा पारित कानूनों को विनियमन की जगह एक्ट कब कहा गया, पहली बार एक्ट यानी अधिनियम कब बना, तो 1833 का चार्टर एक्ट। अब ये बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन अगर बन जाए तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा हो सकता है, और आप पढ़े हैं तो आपके लिए अच्छा, जो नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। बात आती है कि गवर्नर जनरल को परिषद में एक चौथे सदस्य के रूप में, अभी तक 3 मेंबर थे भाई, 1884 का जब चार्टर एक्ट पारित हुआ था, 1784 वाला, ठीक है, चार्टर कह लीजिए कि उसको 1784 का छात्रों जो पिट्स इंडिया था उसमें संख्या जो है घटा दी गई थी। अब यहाँ फिर से देखिए बढ़ाई या नहीं, यानी 1833 में फिर से बढ़ा रहे हैं चौथा सदस्य, और बढ़ा करके उसको कह रहे हैं कि विधि मेंबर बनेगा। इसीलिए विधि आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है, लॉ कमीशन की। और पहला जो लॉ कमीशन वाला बना हुआ था विधि आयोग का, वो लॉर्ड मैकाले बना था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल में पहली बार विधि सदस्य को कब इंक्लूड किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो 1833 के चार्टर एक्ट। यह हिस्टोरिकल भी क्वेश्चन है और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला भी है, दोनों क्वेश्चन बनते हैं। तो गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य यानी लॉर्ड मैकाले को, या विधि सदस्य, ऐसे आप लर्न कर लीजिए किस एक्ट के तहत सम्मिलित किया गया, 1833 के चार्टर एक्ट। और क्या हुआ कि जो कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार था समाप्त, यानी 1813 में सब एकाधिकार समाप्त था, केवल चाय और चीनी पर बचा हुआ था। अब हुआ क्या, 1833 का आया, चाय चीनी वाला भी व्यापार एकाधिकार, यानी अब कोई भी एकाधिकार कंपनी के पास नहीं है। इंग्लैंड से कोई भी व्यक्ति चले, किसी भी प्रकार का व्यापार करे, वहां इंग्लैंड के अंदर में टैक्स जमा करे, फ्री हो गया। यानी अब कंपनी पूर्णतया राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था बन गई थी। तो किस एक्ट के तहत कंपनी के समस्त व्यापारिक अधिकार को समाप्त करके राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था के रूप में इसका विकास किया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे छात्रों, इसलिए तैयार रहिए। और वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या किया गया, जो मूल अधिकार की बात, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार जो मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 15 की जो बात की जाती है, शुरुआत वो यहीं से होती है। जैसे अनुच्छेद 15 कहता नहीं छात्रों को, किसी भी व्यक्ति को जन्म, स्थान, जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, आयु के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो वर्तमान में कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास में, भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 में वर्णित है, इसकी शुरुआत यानी पहली बार कब की गई थी,
1833 के चार्टर एक्ट में, ठीक है, यानी अनुच्छेद 15 की। अब हम लोग छात्रों इसके लास्ट एक्ट पर चलते हैं। चार्टर एक्ट हम लोग बात करेंगे, चार्टर एक्ट 1853 1853 का। तो भारत में संसदीय पद्धति का, यानी पहली बार 1833 में याद क्या रखना है कि 1833 में आपने याद रख लिया कि जो मूल अधिकार है और उसका अनुच्छेद 15 की शुरुआत यहां से हो गई। लेकिन अब पूरा का पूरा जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है भाई, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से ही अडॉप्ट किया, ये क्वेश्चन आएगा ही आगे चल करके। तो जो संसदीय पद्धति है इसका बीजारोपण, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में संसदीय पद्धति का बीजारोपण किस अधिनियम के तहत शुरुआत होता है, तो चार्टर एक्ट 1853 1853 चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ क्या कि इसमें कार्यपालिका, ठीक है, और साथ ही साथ में विधायिका, इसको पृथककरण कर दिया गया, ठीक है, यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये दोनों सेपरेट हो गए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को सेपरेशन करने का काम किया गया। कार्यपालिका विधायिका को पृथक कब किया गया, चार्टर एक्ट 1853 प्रथम बार, ठीक है, भारतीय संविधान के विकास के तहत अगर इसको पूछा जाएगा। और संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद यानी ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना, जिसे भारत में लघु संसद, उस समय जैसे आज तो बड़ी संसद है, तो भारत में जो संसद की शुरुआत होती है ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना, वो चार्टर एक्ट 1853। मोस्ट इंपॉर्टेंट छात्रों आप लर्न करके रखिए। आप जो भारत का पहला विप्लव था आजादी के लिए 1857 की क्रांति के पहले तुरंत ये सब काम हो चुका था 1853 के अंदर में, ठीक है। तो लघु संसद की स्थापना होगी जिसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कि जो लोग जिस क्षेत्र से आते हैं और यहीं से क्षेत्रीय प्रतिनिधि, ठीक है, यहाँ चुनाव होने लगा, यानी क्षेत्रीय लेवल पर प्रतिनिधि यहाँ पर बुलाए जाने, और ये जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि है यही धीरे 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 करके इनकी संख्या बढ़ती चली गई और फाइनली फिर भारतीय संविधान बना। तो पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, ठीक है, जो रीजनल रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी आती है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, वो चार्टर एक्ट 1853 के तहत आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, इस क्षेत्र का प्रतिनिधि ये फला करेंगे, ये कहानी शुरुआत होती है चार्टर एक्ट 1853 के तहत। और उसके बाद में फिर परिषद द्वारा पारित की जो काउंसिल बनी हुई थी जिसमें ये सब प्रतिनिधि वगैरह जाते थे, तो परिषद द्वारा पारित विधेयक को कानून यानी एक्ट बनाने के लिए, अधिनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की सहमति आवश्यक। जैसे आज कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मोहर आवश्यक होती है छात्रों, वैसे जो गवर्नर जनरल था उसकी सहमति आवश्यक थी। इसका मतलब हो गया गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर, जैसे आज प्रेसिडेंट के पास में वीटो पावर है। 3 प्रकार के वीटो का वो यूज करता है, आगे हम लोग बात करेंगे जब प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे। लेकिन इतना जानिए कि वीटो पावर उस समय भी थी कि अगर वो सब कुछ काउंसिल पर पास कर ले और कानून बन करके, लेकिन अगर वो चाहे तो उठा के अपने जेब में रख ले, और कानून तब तक नहीं बनेगा जब तक कि उस पर गवर्नर जनरल सिग्नेचर नहीं कर दे। तो वीटो पावर की बात यहाँ पर वो कहाँ थी, 1853 वाले एक्ट में थी। और यहाँ पर छात्रों जो सिविल सेवा, यानी अब धीरे धीरे करके जब विधायिका के और कार्यपालिका को अलग कर दिया गया, तो चूंकि विधायिका जो भी कानून बनाए उस कानूनों को लागू करने का काम कार्यपालिका को था, तो कार्यपालिका में जो प्रमुख होता है वो एक, देखिए, एक IAS ऑफिसर होता है। तो ये जो सिविल सेवा है, सिविल सेवा हेतु जो प्रतियोगी परीक्षा और इंग्लैंड में होती थी छात्रों, यहाँ मतलब परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, तो ये कहानी यहाँ से शुरुआत होती। तो जो सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा हेतु प्रतियोगी परीक्षा का जो आरंभ हुआ था वो चार्टर एक्ट 1853 के तहत ही हुआ था, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा ये क्वेश्चन, और ये सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाने के बाद में, लेक्चर होने के बाद में बोर हो जाते छात्रों। सेकंड वाले जब हम सेशन करेंगे तो उसमें जो दोनों बचे हुए पार्ट हैं उसमें कर लेंगे। धन्यवाद।